हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगले 15 मिनट में पूरा राजस्थान एक्साइज एक्ट को पढ़ के खत्म करने वाले हैं। तो चलिए किस बात की देर, शुरू करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे कि ये राजस्थान एक्साइज एक्ट क्या है और किन किन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात करता है, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन केवल 15 मिनट में हो जाए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने से। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि राजस्थान में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्ट नंबर क्या है। तो सर ये एक्ट नंबर 2 है 1950 का। ये इसको असेंट कब मिली थी? इसको असेंट मिली थी सर 20 मार्च 1950 को, और ये इन्फोर्स कब से हुआ था? 1 जुलाई 1950 से। ये वो तीन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बेयर एक्ट के पहले पेज में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज में, और डेफिनेशन क्लॉज में सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने उसको मार्कआउट कर दिया है। बियर जो कि सबसे पहली डेफिनेशन है, डीनेचर्ड जो कि तीसरी डेफिनेशन है, एक्साइजेबल आर्टिकल जो कि चौथी डेफिनेशन है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऑफिसर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब क्या हम इसको केवल ऐसे रटने वाले हैं? जी नहीं, समझने भी वाले हैं। बियर का मतलब क्या है? जो मॉल्ट से बने। डीनेचर्ड का मतलब क्या है? जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जहरीली हो। एक्साइजेबल आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, उसका मतलब होता है कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको एक्साइज एक्ट के तहत टैक्सेबल बनाया जाता है, यानी कि इस एक्ट के तहत कवर किया जाता है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है? एक्साइज ड्यूटी का मतलब है एग्जैक्टली वही टैक्स जो कि एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर लगता है। एक्साइज ऑफिसर जो कि इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम कभी भी बाहर के किसी स्टेट या देश से कोई एक्साइजेबल आर्टिकल मंगाते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या है? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब होता है शराब, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब होता है भांग, हेम्प प्लांट जैसी प्रोडक्ट्स, जो कि दिया हुआ है 2 सब क्लॉज 14 में। इसके बाद आता है लिकर जो कि दिया हुआ है सब क्लॉज 15 में। लिकर का मतलब हमें अच्छे से पता है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स को बनाना। सेल का मतलब दिया हुआ है जो हमारे आपका सब सेक्शन 20 है उसमें, जिसमें यह बताया गया है कि बेचने के प्रोसेस को सेल कहा जाता है। स्पिरिट जो कि दिया हुआ है 21 में, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बने, भले ही उसके अंदर कोई न्यूट्रल एलिमेंट हमने मिलाया हो या नहीं। और ट्रांसपोर्ट का मतलब दिया हुआ है सब क्लॉज 25 में। इसके बाद अगले 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 4, 5 और 6। तीनों बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान है। सेक्शन नंबर 4 कहता है पावर टू डिक्लेयर लिकर, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बारे में बात करता है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि किन किन चीजों को लिकर माना जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 5 जो कि बात करता है लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल की। हमें यह बात पता है कि एक चीज होलसेल होती है और एक चीज रिटेल होती है। स्टेट गवर्नमेंट इस बात को डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी तक की लिकर को हम रिटेल सेल में रखेंगे, उसके ऊपर बेचा तो होलसेल हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है पोजेशन बाय अदर्स की, यानी कि इसमें केवल यह बताया गया है कि कभी कोई वाइफ, क्लर्क या कोई ऐसा अदर पर्सन है जो क्या करता है, आपका सर्वेंट है जो कि शराब को अपने पोजेशन में रखता है, तो अगर उसके कब्जे में शराब मिली तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसके मालिक, हस्बैंड या फिर जो भी दूसरा व्यक्ति है उसके पोजेशन में शराब थी, यानी कि ये वाइकेरियस लायबिलिटी टाइप की चीज की बात करता है। चलिए आते हैं हमारे अगले चैप्टर पे। जो अगला चैप्टर है वो सेक्शन 8 से लेकर 10A तक की बात करता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में बात करता है? इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स और उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आता है कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट को कौन चलाता है सर? एक्साइज कमिश्नर चलाता है, लेकिन हमेशा सुपरविजन कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता है। फिर ये जो सेक्शन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि इस बारे में बात करता है कि दूसरे ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जो कि आपके एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर और बाकी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम यहां पे दिया हुआ है, जिसको आप केवल इस हिंट से भी क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9A जो कि बात करता है अपील और रिवीजन की। दो सिंपल सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एक्साइज कमिश्नर की सारी अपील कहां जाती है? एक्साइज कमिश्नर सारी अपील सुनता है एक्साइज ऑफिसर की। जो राजस्थान का टैक्स बोर्ड है वो सारे के सारे जो अपील सुनता है एक्साइज कमिश्नर की। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कभी भी अपील पे जाते हैं तो 75% जो भी आपको अमाउंट पे करना था, उसका 75% का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है सर? अगर आप राजस्थान टैक्स बोर्ड में जाते हैं तो रिवीजन भी पॉसिबल है। ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 9A में, जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अब इसके बाद हमारे पास आता है 9B जो कि सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को ब्लॉक करता है। ये केवल ये कहता है कि कोई भी सिविल कोर्ट क्या नहीं कर सकती है, कोई भी सेटिंग असाइड नहीं कर सकती है या किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकती है जो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत दिया गया है। इसके बाद आता है 10A जो कि बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्शन की। ये केवल इतनी सी बात कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को जहां जहां जरूरत लगे वो एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट पे या नए चेक पोस्ट बना सकती है, जहां से इस बात को चेक किया जा सके कि कोई एक्साइज रेवेन्यू की चोरी तो नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला चैप्टर आता है जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात करता है। सेक्शन नंबर 11 क्या बात करता है? इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल की। क्या कहता है कि भाई जब तक आपने ड्यूटी यानी कि वो टैक्स पे नहीं किया तब तक आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगला सेक्शन एक्सपोर्ट की बात करता है कि भाई अगर आपको जो है क्या करना है, अगर आपको
एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना है तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप वो कंडीशंस फुलफिल ना कर दें और वो ड्यूटी यानी कि वो टैक्स पे ना कर दें जो आपको एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के लिए लगेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 बात करता है पावर टू प्रोहिबिट की। ये क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी चीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगा सकती है। पासेस नेसेसरी का मतलब क्या है कि सर अगर आपको कभी भी एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी से ज्यादा शराब लेके जानी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है 5 बल्क लीटर एक आम आदमी ले जा सकता है, उसके ऊपर अगर आपको शराब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो आपको उसके लिए पास की जरूरत पड़ेगी जब तक आपको स्पेशल एग्जाम्पशन ना मिल गया हो। ग्रांट ऑफ पासेस कौन करता है? सर एक्साइज कमिश्नर पास ग्रांट करता है और इसको ऑथराइज कौन करता है? जो भी ऑथराइज ऑफिसर हो, चाहे वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वो पास किया जाए, यानी कि एक्साइज कमिश्नर पास ग्रांट करेगा, वो चाहे तो अपनी ये पावर किसी ऑथराइज ऑफिसर को भी दे सकता है। अगला चैप्टर हमारे पास बात करता है सर मैन्युफैक्चर के, डिस्टिलरीज की, एक्सेट्रा की। सेक्शन नंबर 16 से 27 है, कॉन्सेप्ट इजी है, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। सेक्शन नंबर 16 बात करता है मैन्युफैक्चर प्रोहिबिटेड विदाउट लाइसेंस की, यानी कि आप कभी भी कोई एक्साइजेबल आइटम, एक्साइजेबल आर्टिकल यानी कि कोई शराब एक्सेट्रा चीज जब तक आपको लाइसेंस ना मिले तब तक आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17 जो कि बात करता है डिस्टिलरी और वेयर हाउस की। ये क्या कहता है कि सर जब तक एक्साइज कमिश्नर ना चाहे तब तक आप कोई डिस्टिलरी या वेयर हाउस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, उसकी परमिशन के बाद आप ये काम कर सकते हो। वो चाहे तो किसी को लाइसेंस ग्रांट कर सकता है इसके लिए या वो खुद भी एस्टैब्लिश करवा सकता है। रिमूवेबल ऑफ आर्टिकल क्या कहता है? सेक्शन नंबर 18 ये कहता है कि जब तक आपको इस मसले के लिए क्या ना मिल जाए, कोई लाइसेंस या परमिशन ना मिल जाए, तब तक आप अपने क्या ना कर दें, तब तक आप अपने डिस्टिलरी या वेयर हाउस से कोई भी बनाया हुआ आइटम बाहर नहीं निकालेंगे। तो पहले आपको टैक्स पे करना है, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 बात करता है पोजेशन ऑफ एक्सेस क्वांटिटी। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास जितनी प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है उससे ज्यादा शराब है तो वो चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और ये कब अलाउड होगी? एक्सेप्शनल सिचुएशन में, अगर कोई वेंडर है या उसके पास एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है जो इधर से उधर शराब लेके जा रहा था तो उसको एग्जेम्पशन है, अदरवाइज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप तब तक जरूरत से ज्यादा शराब नहीं रख सकते जब तक आपको इसकी स्पेशल परमिशन ना मिल गई हो। सेल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। सेक्शन नंबर 20 केवल ये बात कहता है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप शराब को नहीं बेच सकते। कंडीशंस ऑफ सेल के बारे में सेक्शन नंबर 21 बात करता है जो क्या कहता है कि सर आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप कभी भी शराब को बना रहे हैं, बॉटल कर रहे हैं, रीबॉटल कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की आपको क्या जरूरत है कि आपको जो है एक प्रॉपर परमिट या पास आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपको लाइसेंस के टर्म्स को क्वालिफाई करना है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 22 जो कि बात करता है प्रोहिबिटेड सेल्स ऑन सर्टेन पर्संस, यानी कि यहां पे हम कहते हैं किसी भी माइनर व्यक्ति के द्वारा, यानी कि कोई भी महिला या फिर कोई माइनर व्यक्ति अगर होता है तो उसको हम क्या नहीं करते हैं, लिकर की सेल नहीं करते हैं। कोई अनसाउंड माइंड का हो, कोई सोल्जर जो कि ऑन ड्यूटी हो, या फिर कोई बार्टर ऑफ गुड्स करे, यानी कि अगर कोई एक आइटम लेके आए और बोले कि उसके बदले मुझे शराब दे दो, तो ये चीज अलाउड नहीं है। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्संस। अब यहां पे कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे पाबंदी लगाई गई है, जैसे कि कोई भी चिल्ड्रन, लीपर, इन्फेक्टेड पर्सन और कोई भी महिला जिसके बारे में आपने पहले से परमिशन नहीं ली है। तो महिलाओं को यहां पे नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सक्लूसिवली जो कुछ प्रिविलेज है वो कौन ग्रांट कर सकता है? एक्साइज कमिश्नर ग्रांट कर सकता है अंडर सेक्शन 24। 25 बात करता है असाइनमेंट ऑफ प्रिविलेज की, यानी कि जो आपका ग्रांटी है, जिसको किसी भी प्रकार का ग्रांट मिला है, वो अपने किसी अधिकार को ग्रांट कर सकता है, किसी और को असाइन कर सकता है। रिकवरी ऑफ ड्यूज बाय ग्रांटी, अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की जो रिकवरी करनी है, यानी कि आपके पुराने ड्यूज हैं उसको रिकवर करना है, तो वो कैसे किए जाएंगे? जैसे लैंड रेवेन्यू के एरियर्स होते हैं, रेंट के जो एरियर्स होते हैं उसकी तरह वसूले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सर क्या? सर ये ड्यूटी का जो चैप्टर है सेक्शन नंबर 28 से लेकर 30AA तक, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। तो ये कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्साइज और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकती है अंडर सेक्शन 28। 28A में क्या बात होती है? सरचार्ज फॉर कैलामिटीज की। अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो उस सिचुएशन में राज्य सरकार क्या कर सकती है? 50% तक का सरचार्ज लगा सकती है एक्साइजेबल आर्टिकल को, जिसका पैसा लेके वो इन चीजों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। सेक्शन नंबर 29 बात करता है मैनर ऑफ लेविंग सेस ड्यूटी, यानी कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे ले सकती है, इसके मसले पे अलग अलग रूल बनाएगी और उसके हिसाब से इन पैसों को वसूलेगी। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 30 जो क्या कहता है? पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, यानी कि कभी भी हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लेना चाहता है तो सेक्शन नंबर 30 के तहत एक लंप सम का पैसा पे करता है और वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज उसको मिल जाता है। इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट, जिस दिन से आपका अमाउंट पेबल है, जैसे ही आपकी टाइम लिमिट खत्म होती है उसके अगले दिन से आपके इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो जाता है। 30A बात करता है वेवर एंड जो आपका रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट है। बेसिकली एक्साइज कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति जिसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है
है उसके इंटरेस्ट को कम कर सकता है या कंप्लीटली वेव ऑफ कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 31 से 38। ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है सर लाइसेंस एक्सेट्रा की। अब ये कह रहा है फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, ये कहां से मिलते हैं सर? लाइसेंस, परमिट, पास, जो भी चीजें हैं ये सब आपको कहां दी गई हैं? सेक्शन नंबर 31 में दी गई हैं। सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कि कोई भी ऐसे लाइसेंस अंडर रिपील्ड लॉज रिमेन वैलिड, यानी कि इससे पहले के जो कानून है जिसके तहत, यानी कि एक्साइज एक्ट जो ये 1950 है, इससे पहले का जो एक्साइज एक्ट है उसके तहत अगर कोई लाइसेंस ग्रांट किया गया तो वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज ये एक्ट आ गया। बस सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। काउंटर पार्ट एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो भी अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट कर रही है वो इस बात को रिक्वायर करेगी कि आपको एक काउंटर पार्ट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों की दोनों पार्टी आके क्या करें, साइन करें उसमें, और दोनों के पास एक कॉपी रहे। कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ग्राउंड्स, लाइसेंस क्या हो सकता है? लाइसेंस जो है कैंसिल किया जा सकता है कब? अगर आप अपने लाइसेंस को बिना परमिशन के किसी और को दे दें, या फिर आप क्या करें, लाइसेंस का पैसा पे ना करें, या फिर आप क्या करें, आपको किसी अपराध में सजा हो जाए जो इसी सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, या कोई और कंडीशन का ब्रीच कर दें। कैंसिलेशन फॉर अदर रीजंस, दूसरे रीजन क्या है? दूसरे रीजन ये है कि सर आपको जो है 15 दिन का नोटिस देके भी आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है कुछ अदर रीजंस के चलते। सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस, लाइसेंस को सरेंडर भी किया जा सकता है अगर आप 1 महीने का नोटिस दे देते हैं और जितने समय का लाइसेंस बचा हुआ है उतने समय की फीस भी पे कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 37 जो कि बात करता है नो राइट टू रेन्यूअल एंड कंपनसेशन, यानी कि अगर एक व्यक्ति को एक बार एक लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद उसके पास ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बाय डिफॉल्ट उसका लाइसेंस दोबारा रिन्यू हो जाएगा। 38 क्या बात करता है कि लाइसेंस में अगर कोई टेक्निकल इरेगुलरिटी है, नाम वाम में कुछ गड़बड़ है, तो हम उस लाइसेंस को पूरी तरीके से गड़बड़ नहीं मान लेंगे। एक्साइज कमिश्नर इस मसले में अपना फाइनल फैसला लेता है। इसके बाद आता है 39 से 42 तक के सेक्शंस। क्या कहते हैं? सेक्शन नंबर 39 कहता है मेजर वेट एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, यानी कि हर एक व्यक्ति जो ऐसे किसी फैसिलिटी में काम करता है, जो ओनर है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, उसको ऐसे सामान रखने हैं जिससे नाप तोल करके चेक किया जा सके कि तुम्हारे फैक्ट्री में या तुम्हारी डिस्टिलरी में जो सामान है वो जेन्युइन है या नहीं। सेक्शन नंबर 39। 40 किसके बारे में बात करता है? एक्साइज रेवेन्यू की रिकवरी के बारे में बात करता है। 41 इसके बारे में बात करता है इस जो स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी है उसके बारे में बात करता है। 41 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स की, कि स्टेट गवर्नमेंट इस मसले पे रूल्स बना सकती है। 42 बात करता है पावर ऑफ चीफ एक्साइज अथॉरिटी एक्साइज कमिश्नर टू मेक रूल्स, यानी कि आखिरी के जो 2 सेक्शन है, एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और एक एक्साइज कमिश्नर के पावर के बारे में बात करता है कि वो रूल्स कैसे बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है सर इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट और बाकी सारी चीजों के जो प्रावधान है 43 से 53 तक दिए हुए। चलो ध्यान से देखते हैं। 43 बात करता है एंट्री एंड इंस्पेक्शन का, यानी कि जो भी एक्साइज ऑफिसर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसी फैसिलिटी के अंदर एंटर करके वहां जाके इस बात को सर्च कर सकते हैं कि वहां सारे के सारे एक्साइज लॉज का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 44 बात करता है इन्वेस्टिगेशन पावर की। अब इनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर कैसी है? सारे एक्साइज जो ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रैंक है उसके हिसाब से वो एक पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मानो जैसे कोई कॉग्नाइजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। 45 बात करता है अरेस्ट, सीजर और डिटेंशन की। ये क्या कहता है? ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के और एक्साइजेबल आर्टिकल्स को सीज भी कर सकते हैं जो भी डाउटफुल लगे। वारंट की पावर क्या है सर? एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट दोनों क्या कर सकते हैं? सर्च वारंट और नॉर्मल वारंट इशू कर सकते हैं। एक्साइज कमिश्नर यहां पे इंपॉर्टेंट है। 47 बात करता है सर्च विदाउट वारंट की। अगर एक्साइज ऑफिसर को लगा कि बिना वारंट के अगर मैं सर्च करने गया तो शायद मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए, जैसा कि हमें सीआरपीसी में देखने को मिलता है, तो वो बिना वारंट के भी क्या कर सकता है? अर्जेंट केसेस में जाके सर्च कर सकता है। 48 बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड सर्च की। यहां पे एज इट इज जो सीआरपीसी है उसके प्रावधान यानी कि बीएनएसएस के प्रावधान अप्लाई होते हैं। बेल का रिस्ट्रिक्शन क्या है? बेल स्ट्रिक्टर फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 54। यहां पे आपको क्या मिलता है? सेक्शन दिए हुए हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस के, और वो ऑफेंसेस के सेक्शन पे बेल थोड़ी स्ट्रिक्ट है। इसके बाद आता है ड्यूटी ऑफ अदर ऑफिसर्स। तो पुलिस, कस्टम एक्सेट्रा वो क्या करते हैं? एक्साइज एक्ट के तहत रिपोर्टिंग करते हैं और उसका पालन करते हैं। ड्यूटी ऑफ लैंड होल्डर्स एंड पंचायत, तो भाई जो भी लैंड होल्डर्स हैं या पंचायत है उनको इन्फॉर्म करना है कि अगर उनके एरिया या जुरिस्डिक्शन में कोई एक्साइज एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 52 जो कि बात करता है पुलिस टू कीप सीज आइटम। पुलिस जब कभी भी कोई ऐसे मामले के तहत चीजों को जब्त करती है तो वो अपने पोजेशन में रखती है, और कभी भी किसी मजिस्ट्रेट को, जो कि सेक्शन नंबर 53 में दिया हुआ है क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, जो ये कहता है कि कभी भी किसी मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगा कि भाई यहां पे कोई रायट होने वाली है या कुछ गड़बड़ होने वाला है तो वो शॉप्स एक्सेट्रा को क्लोज करवा सकता है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑफेंसेस। ऑफेंसेस के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप एक टेबल बनाइए और उसको याद कर लीजिए, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं सेक्शन नंबर 54 में जो हमारी पेनाल्टी है, वो जो रेगुलर पेनाल्टी है वो कितनी है? 6 मंथ से लेके 3 साल तक की, और उसके साथ ही साथ फाइन है 20,000 रुपए से लेके
अगर 5 गुना या उससे ज्यादा का एक्साइज रेवेन्यू का लॉस हुआ है तो उसमें से जो भी हायर हो, यानी कि जितना एक्साइज रेवेन्यू का लॉस हुआ है या तो उसका 5 गुना या तो 20,000, दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा हो वो। और अगर ये एग्रावेटेड पेनाल्टी है यानी कि 50 बल्क लीटर से ज्यादा है तो 3 से लेके 5 साल तक की सजा है, फाइन 20,000 है और लॉस का जो अमाउंट है वो 10 गुना हो गया है। 54A जो है वो कितने पेनाल्टी की बात करता है सर? वो यहां पे ये बात करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को डीम गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, यानी कि जो भी ऑफेंस है उसके लिए गिल्टी माना जाएगा। यहां पे मैंने एग्जैक्टली सारी पेनाल्टीज इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इस पेनाल्टी को अगर मैं लिखता तो वो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता, और पेनाल्टी के लिए आपको सिंपल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ मिल जाएगा जहां सारे के सारे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज मैंने डिटेल में लिख दिए हैं। जैसे कि 54B के तहत अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा कितनी मिलती है? 2 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। 1 लाख से 10 लाख तक का क्या मिलता है? उस व्यक्ति को सामने से पेनाल्टी देनी पड़ती है अगर उसने डेथ कॉज करी। डिसेबिलिटी कॉज करी तो 2 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का फाइन। दूसरा कोई केस है तो 1 साल से लेकर 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट, फाइन जो कि होगा 50,000 से 2.5 लाख के बीच। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे ऑफेंसेस यहां पे देख लिए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस थे जो मैंने मार्क आउट कर दिए हैं, और उसके बाद बाकी के सारे जो भी ऑफेंसेस हैं सेक्शन वाइज यहां लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, याद करने जैसा है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने 15 मिनट में समझा कि ये जो राजस्थान एक्साइज एक्ट है, अगर एक क्विक रिवीजन करना हो तो एक्चुअल में इसको समझा कैसे जाए। बहुत जल्दी इसकी माइंड मैपिंग वीडियो भी आपके लिए आएगी जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरह याद कर पाएंगे, और उसके साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उन सबके क्विक रिवीजन वीडियोस भी आएंगे। चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अनअकैडमी इस वक्त आपको ऑफर कर रहा है 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, और अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं तो आप जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को यूज कर सकते हैं जिसमें 60% ऑफ चल रहा है। साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, इन चारों हॉट वैकेंसीज के क्रैश कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो अगर आप बहुत स्पीड से इस वीडियो की तरह अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप 7,999 में इनमें से किसी भी स्टेट के क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं जो कंप्लीट कवरेज देता है प्रीलिम्स और मेंस का। साथ ही साथ हमारे पास राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जितने भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स हैं उनके सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 99 रुपीस में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब आगे की बात वहीं पे होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।